नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 13 अगस्त और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक मंडल कमीशन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे मित्र, जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे स्टूडेंट जो हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, उस लिंक पे जाएंगे, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो संस्थान से डायरेक्ट आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, सभी लिंक है, चाहे यूट्यूब का लिंक हो, चाहे टेलीग्राम का लिंक हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का हो, फेसबुक ग्रुप का, सभी ग्रुप लिंक जो है आपका वहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते और सीधे हम लोग आज के मेन टॉपिक जो हैं, जिसका नाम है संविधान एवं आरक्षण मंडल आयोग 1979, इंदिरा साहनीवाद 1992, क्यों इतना महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन, इस सभी मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के रूप में। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको कि जब तक आप तैयारी करेंगे, जब तक आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे या अगर नहीं भी करते हैं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें आप लोग को जानना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं संविधान एवं आरक्षण के बारे में। भारत में आरक्षण का संवैधानिक आधार क्या रहा है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो संवैधानिक आधार जो रहा है भारत में आरक्षण का संवैधानिक जो आधार है, अनुच्छेद 15(4) जो कहता है कि राज्य को लगता है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो ये 15(4) जब आप देखेंगे अनुच्छेद में, तो उसमें आपको स्पष्ट दिया हुआ है कि राज्य को अगर ऐसा लगता है कि सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़ा कोई भी है या अनुसूचित जाति का है या जनजाति के लिए विशेष प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 16(4) क्या करता है कि अगर राज्य को लगता है, क्योंकि राज्य को लगता है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो उनके लिए पदों को आरक्षित कर सकता है। आप लोग देखते भी होंगे जब भी वैकेंसी आती है तो उनके लिए अलग से रिजर्व जो सीट जो है रख दिया जाता है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सरकारी सेवाओं में जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अगर उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि उसकी संख्या कम है, तो उसके पदों के लिए वो आरक्षित कर सकता है। इसके साथ ही साथ 16(4)A में अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति कर सकती है। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 335, ये जितने भी अनुच्छेद बता रहा हूँ आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, सब जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 335 तो यूपी पीसीएस ने 2017 में ही क्वेश्चन पूछ लिया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने हेतु ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसको देख लीजिए। अनुच्छेद 335 कहता है कि अगर ये शेड्यूल कास्ट अगर है या शेड्यूल ट्राइबल है, उनके दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने ध्यान में रखा जाएगा। मंडल आयोग का गठन थोड़ा सा जान लीजिए कि मंडल कमंडल जो आप लोग सुनते भी होंगे, सभी लोग जानते भी हैं, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है ये मंडल कमीशन। ठीक है, तो मंडल आयोग का गठन जो किया गया था मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा गठित किया गया था। वर्ष 1979 में सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, ये किस उद्देश्य से किया गया था कि सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से अगर कोई भी वर्ग पिछड़ा है तो उसके उद्देश्य से जो मंडल कमीशन का स्थापना किया गया था, मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा गठित किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व भारतीय सांसद बीपी मंडल, जिनका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो बिहार के 7वें मुख्यमंत्री भी थे 1 फरवरी 1968 से लेकर आपके 2 मार्च 1968 तक। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था ये आप लोग जान लिए। तो जो मंडल कमीशन जो है, 1 मिनट रुकिए बेटा, बस 1 मिनट। चलिए, तो मंडल कमीशन के जैसे मैंने कहा कि मंडल आयोग का जो गठन किया गया था मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा गठित किया गया था। वर्ष 1979 में सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के उद्देश्य से किया गया था। और इस आयोग का नेतृत्व जो हमारे भारतीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जिनका नाम था बीपी मंडल साहब, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, 7वें मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल साहब, 1 फरवरी 1968 से लेकर 2 मार्च 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। और जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए आरक्षण एवं कोटा निर्धारित करने की व्यवस्था उस समय की गई थी। कितना विरोध हुआ था सब लोग जानते भी होंगे। प्रश्न यह था कि इन किन समूहों को यह लाभ दिया जाए, अर्थात समूहों के पिछड़ेपन का निर्धारण कैसे हो, आखिर किस आधार पर किसी को पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाए या पिछड़ा वर्ग को लाभ दिया जाए। आखिर ये बहुत बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा था और आज भी एक बड़ा मुद्दा है। आज तो बात होती है आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी बात होती है आज के डेट में, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस जातिगत आरक्षण को लेकर किस तरह से अपना रोटी सेकती हैं, सभी लोग भली भांति इस पर परिचित होंगे। ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से या सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होने के हिसाब से आपको इसके बीच में तह में मत जाइए आप लोग, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट जानना है वो जरूर आप लोग जानिए। कि प्रश्न यह था कि किन समूहों को यह लाभ दिया जाए, तो कौन ऐसे समूह होंगे जिनको इनका लाभ दिया जाए, किस आधार पर, आधार क्या होगा उसका लाभ देने का, अर्थात समूह के पिछड़ापन का निर्धारण कैसे किया जाए। ठीक है,
तो ये देखिए दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने तत्कालीन उस समय के जो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे ज्ञानी जैल सिंह को, देखिए ये रिपोर्ट इस तरह से दे भी रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जनवरी 1991 में केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों की सूची तैयार भी की थी 1991 में। कमेंट करके बताइए उस समय देश के हमारे प्रधानमंत्री कौन थे। समूहों के पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए मंडल आयोग द्वारा 11 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों का इस्तेमाल किया गया। कितने? 11 सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों का इस्तेमाल किया गया था। इसको जरूर याद रखिएगा। मंडल कमीशन रिपोर्ट ने विभिन्न धर्मों, मुसलमानों भी और पंथों के 3743 जातियों, जो देश के 44% जनसंख्या को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मापदंडों के आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा घोषित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। इसको ध्यान से पढ़िएगा। कितने टोटल जो है विभिन्न धर्मों, मुसलमानों भी थे इसमें, और पंथों के 3743 जातियों को सामाजिक, जो 44% थे देश की जनसंख्या के, शैक्षणिक और आर्थिक मापदंडों के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा घोषित करते हुए आरक्षण की व्यवस्था की। सिफारिश क्या थी? वर्ष 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। आप लोग सभी लोग जानते भी हैं 27% का जो रिजर्वेशन है ओबीसी को। और केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रोफेशनल शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए 27% का आरक्षण लागू किया गया। तब से आज तक चला भी रहा है। वर्ष 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया, जिसके बाद ही राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक बदलाव आया। और क्या व्यापक बदलाव आया आप लोग भली भांति जानते हैं। आज भी राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं? कई जगह व्यापक विरोध भी देखने को मिला, लेकिन इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। अस्थायी प्रवास आदेश क्या था ये जान लीजिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने 13 अगस्त 1990 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के रिपोर्ट को लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की, जिसके व्यापक छात्र विरोध किए। और जानते हैं कल ही में पढ़ाया था छात्रों का क्या हुजूम होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्थायी प्रवास आदेश प्रदान किया गया। इसके साथ ही साथ 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण और 1 लाख रुपए की वार्षिक आय की आर्थिक सीमा के भीतर लागू कर दिया। इसके साथ ही साथ 2015 में आर्थिक सीमा को देखिए, कहते हैं ना कि सब पार्टियां दूध की धुली नहीं होती हैं। अब देख लीजिए आप लोग, मैंने यहाँ क्या बताया। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण और 1 लाख रुपए की वार्षिक आय की आर्थिक समीक्षा के भीतर लागू किया था। इसके साथ ही साथ 2015 में, कमेंट करिए कौन सी सरकार है, आर्थिक सीमा को 8 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय सीमा कर दिया गया है। सोच लो। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर उस समय तो पैसे की वैल्यू कुछ और थी, आज पैसे की वैल्यू कुछ और थी। लेकिन ये भी क्या कर रहे थे, देख लीजिए। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने 2006 में उच्च शिक्षा में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीटें भी आरक्षित कर दी। और सितंबर 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 59.5% करने का फैसला किया। इसमें ऊंची जातियों के अति पिछड़े को भी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था उस सितंबर 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में। इसके साथ इंदिरा साहनीवाद 1992 शुरू होता है। 1992 में 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आरक्षण की सीमा 50% जो क्लैप कर दिया गया था वो 50% ही कर दिया गया था, क्योंकि नरसिम्हा राव सरकार ने 59.5% कर दिया था। और 16 नवंबर 1992 को निर्णय दिया गया, संविधान इसकी सीमा तय करता है, तब भी एक संरक्षणवादी उपाय के रूप में है। ये समता के संतुलन के सिद्धांत के आधार पर कम सीटों पर होना चाहिए या किसी भी परिस्थिति में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया है इंदिरा साहनी के बाद में कि भैया आप 59 कर दे रहे हो, 69 कर दे रहे हो, लेकिन हम क्लैप दे रहे हैं कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछता है। इंदिरा साहनीवाद ने कुछ प्रश्न खड़े भी कर दिए कि जाति आय भी पिछड़ेपन का क्या सूचक होगा। पिछड़ेपन है ये, ठीक है। जाति के आधार पर पहचान आसान है। पदोन्नति में प्रतिनिधित्व का अभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ क्रीमी लेयर को अलग किया गया। जाति आधारित आरक्षण तार्किक और सरल बनाया गया। इससे पहले जो है आरक्षण केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए था और मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेज को भी आरक्षित श्रेणी में लाया गया। आरक्षण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में यम नागराज बना भारत सरकार जो वाद था उसमें SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण देने के यम नागराज के फैसले में 2006 में 5 जजों में संशोधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 16(4)(a), 16(4)(b) को और 335 को भी सही ठहराया था। इसके साथ जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्रीमी लेयर के बारे में वर्ष 2018 में बात स्वीकार भी की गई थी। इसके साथ संविधान संशोधन कब किए गए देख लीजिए, ये बहुत परीक्षा में पूछता है। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में इंदिरा साहनी मामले में निर्णय दिया गया कि केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में आरक्षण होगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इंदिरा साहनी मामले में क्या कहा गया कि भैया केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में आरक्षण होगा, जब नियुक्ति होती है तभी, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 16(4)(a) के तहत
वृहद अधिकार प्राप्त किए गए। 81वां संविधान संशोधन 2000 में देखिए गया, इसमें अनुच्छेद 16(4)B में पेश किया गया, जिसके अनुसार किसी विशेष वर्ग में अनुसूचित जातियों के रिक्त पदों को अनुवर्ती वर्ष में भरने के लिए पृथक रखा जाएगा और उसे उस वर्ष की नियमित रिक्तियों में शामिल नहीं किया जाएगा। इसने बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया। इसके साथ 85वां संविधान संशोधन 2001 चालू होता है। यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों हेतु पदोन्नति में आरक्षण के लिए परिणामिक वरिष्ठता का प्रावधान करता है और इसे वर्ष 1995 से पूर्व प्रभाव के साथ लागू किया गया और 102वां, 103वां, 104वां संविधान संशोधन चालू हुआ। पिछले 2 दशक में संविधान में 102वें संविधान संशोधन, 104वें संशोधन जैसे कई संशोधन किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो एक नया श्रेणी चालू हुआ है, EWS श्रेणी, जिसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण संविधान के 103वें संविधान संशोधन प्रदान किया गया है। परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा। और इंदिरा साहनी बाद 1992 में कई तथ्यों को, प्रश्नों को सामने लिया, जैसे क्या आरक्षण रोजगार प्राप्ति का साधन है या सामाजिक न्याय का साधन है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या जाति आधारित आरक्षण बनाम आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए क्रिमिनल की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए? ये सब मुद्दे उस समय आए थे। और भारतीय राजनीति में ओबीसी क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि सभी लोग जानते भी हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि ओबीसी में आने वाली कुछ जातियां ओबीसी में ही शामिल कर कुछ अन्य जातियों में से सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में बेहतर स्थिति में है। और भारतीय राजनीति में आरक्षण इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसके जिक्र मात्र से सरकारें बन और बिगड़ सकती हैं। जैसे सरकार बिगड़ी थी, किसकी बिगड़ी थी, सब आप लोग भली भांति जानते हैं। इसके साथ ही साथ 9 राज्यों, जिसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पुदुचेरी है, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने पहले ही ओबीसी वर्गीकरण को लागू कर दिया है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणीकरण में जो किया गया, उस पर राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद संविधान की धारा 340 के अंतर्गत आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2017 को किया गया और न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने 11 अक्टूबर 2017 को कार्य करना प्रारंभ किया और अब तक आयोग उन सभी राज्यों के शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श कर चुका है जिन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग में उपकरण किया है। इनके कार्यकाल में बदलाव किए गए। 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाया गया और गठन के समय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह समय दिया गया। जी रोहिणी आयोग के विचारार्थ विषय क्या है? असमानता का जांच करना, जैसे केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण तथा उनकी सीमा की जांच करना, मापदंडों का निर्धारण करना, ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक तरीकों से एक आवश्यक तंत्र और मापदंडों का निर्धारण करना। वर्गीकरण में देख लीजिए, उप वर्गीकरण के दायरे में आने वाले सभी जातियों या समुदायों या उपजातियों की पहचान करना और उन्हें उनकी संबंधित उप श्रेणियों में वर्गीकृत करना और मौजूदा त्रुटियों को समाप्त करना, जिसमें ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगति तथा वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटि में सुधार करने के संदर्भ में सलाह देना भी इसमें कहा गया है। कार्य और दिशा क्या है, ये भी जान लीजिए कि काका लेकर 1953 की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके साथ साथ मंडल आयोग का गठन वर्ष 1979 में सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के उद्देश्य से किया गया था। इंदिरा साहनी बाद 1992 और 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया गया और एनबीसी का गठन किया गया, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। परीक्षा में खूब पूछा गया है क्वेश्चन। और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा से 127वां संविधान संशोधन विधेयक पास और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद अधिनियम बनेगा और राज्यों के शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार बहाल करने का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई सारे मुद्दे, कई सारे ज्वलंत मुद्दे इसमें बताए गए। ज्वलंत मतलब मंडल कमीशन को लेकर, पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम और कौन से इनको प्राप्त अधिकार प्राप्त है, इन सभी मुद्दों पे आप लोगों से बात किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और बने रहिए युक्ति IAS के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दिन भर टॉपिक तो वैसे आप लोग को मिलता रहेगा, लेकिन कल एक नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। अमर सर डेली जो है आप लोग का न्यूज एनालिसिस दैनिक का ले ही रहे हैं, उसको भी फॉलो करते रहिए। बाकी जो भी मेन टॉपिक है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो, मेंस का पेपर हो, इंटरव्यू में हो, हर जगह ये टॉपिक आपको काम देगा। उसी टॉपिक को हम उठाते भी हैं। तो चलिए कल शाम को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और एक काम और, जो वीडियो को लोगों सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।